Hi friends, this is Vipin Bhardwaj and we are continuing with our chapter The Rise of Nationalism in Europe. So friends, earlier हमने बात की एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास की और हमने बात की कि किस तरह से मिडिल क्लास एरिस्टोक्रेसी के प्रिविलेजेस का विरोध कर रही थी और बात कर रही थी लिबरल नेशनलिज्म की। तो लिबरल नेशनलिज्म की बात कौन कर रहा था? मिडिल क्लास। एंड फ्रेंड्स, बात करते हैं लिबरल नेशनलिज्म का मीनिंग। एंड व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? द टर्म लिबरलिज्म डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री। और दोस्तों, ये वो फ्री नहीं है जैसे आप एक चिप्स का पैकेट खरीद लाए और उसके ऊपर लिखा हुआ है गेट वन बाय वन गेट वन फ्री। ये वो फ्री नहीं है। यहाँ पर फ्री का मीनिंग है फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ वोट, freedom of religion, etc., freedom of property owning, etc. For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. कानून के सामने सब बराबर हों, ऐसी उनकी डिमांड थी। 19th century liberals also stressed the inviolability of private property. इनवायलेबिलिटी का मतलब यहां पर है अनचेंजेबल, जिसको चेंज ना किया जा सके। इसका डिमांड ये था इनका कि हर एक पर्सन के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी को रखने का राइट हो, क्योंकि हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था कि फ्रांस के अंदर दोस्तों हमने पढ़ा था कि कुछ ही लोगों के पास प्रॉपर्टी को ओन करने का राइट था। येट इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज मतलब वोट देने का राइट। तो यहाँ पे दोस्तों इक्वालिटी बिफोर लॉ तो मिली लोगों को, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को वोट देने का राइट नहीं था, यूनिवर्सल सफरेज का राइट नहीं था। In the economic sphere, liberalism stood for the freedom of market and the abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital. तो इकोनॉमिक स्फेयर की बात करें दोस्तों, तो लिबरलिज्म का मीनिंग था कि लोगों को मार्केट की आज़ादी हो, अपने हिसाब से उनको अपने सामान को बेचने की आज़ादी हो, खरीदने की आज़ादी हो। जो बिना किसी वजह से उनके ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, बिना किसी वजह से उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस या पाबंदियां लगाई गई हैं, उनको भी फिनिश किया जाए। और पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात करें दोस्तों, तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मीनिंग क्या था? पॉलिटिकली और पॉलिटिकल गवर्नमेंट मेड बाय कंसेंट। पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मीनिंग है इकोनॉमिक फ्रीडम हो लोगों को, एंड एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस। ये भी पॉलिटिकल लिबरलिज्म का मीनिंग था। यहां पर क्लरिकल प्रिविलेजेस की बात करें तो हमने अर्लियर पढ़ा था कि किस तरह से फ्रांस के अंदर केवल चर्च के लोगों को, क्लर्गी लोगों को ही प्रॉपर्टी का राइट था। क्लर्गी जो लोग थे उनको ही वोट देने का राइट था। फ्रांस की 90% प्रॉपर्टी के ऊपर चर्च के लोगों का कब्जा था और यहां पे यही डिमांड की गई कि इस राइट को फिनिश किया जाए। A constitution and representative government should be there which should own a parliament, जहां पर लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए रिप्रेजेंटेटिव बैठे और लोगों के वेलफेयर के लिए कानून बनाएं, लॉ बनाएं। इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये भी उनकी डिमांड थी। तो हमने यहां पे बात की पॉलिटिकली लिबरलिज्म स्टैंड्स फॉर, द मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल लिबरलिज्म। बात करते हैं इकोनॉमिकल लिबरलिज्म की दोस्तों। इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का यहां मीनिंग है फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड एबोलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस imposed by the state on the movement of goods and capital। तो इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का सिंपल मीनिंग यहां पर यह है कि जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनको मार्केट की आज़ादी हो और जो उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई हैं, जो उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन स्टेट के द्वारा इंपोज की गई हैं, दे शुड बी फिनिश्ड, दे शुड बी एबोलिश्ड। तो इसका मीनिंग है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। और ये डिमांड कौन कर रहा है दोस्तों? ये डिमांड कर रहा है मिडिल क्लास। ये डिमांड कर रहा है मिडिल क्लास के सभी लोग जो देश को यूनाइटेड देखना चाहते हैं। इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए दोस्तों 19th सेंचुरी के
फर्स्ट हाफ में जर्मन स्पीकिंग रीजन्स का एग्जाम्पल लेते हैं। Napoleon's administrative measures had created out of countless small principalities a confederation of 39 states. उस समय दोस्तों 39 स्टेट्स में ये बटा हुआ था और हर स्टेट की अपनी एक पॉलिसी थी टैक्स को लेकर। व्यापारियों के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर जो टैक्स लगते थे उनकी अपनी पॉलिसीज थी। लेकिन नेपोलियन ने ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर उठाए कि 39 स्टेट्स पे टैक्स देने की बजाय बिजनेसमैन को अब सिर्फ एक ही जगह पे टैक्स देना पड़ता था। ईच ऑफ दीज पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स। किसकी बात कर रहे हैं हम? 39 स्टेट जो थे इनकी, ईच ऑफ दीज 39 स्टेट पोजेस्ड इट्स ओन करेंसी। इन सब की अपनी करेंसी होती थी, इन सब के अपने वेट्स होते थे, इन सब के अपने मेजर्स होते थे। तो कुछ स्टेट्स तो दोस्तों ऐसे थे जहां पर व्यापारी जब कपड़ा लेकर जाता था तो वहां वेट के हिसाब से टैक्स लगता था। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे थे जहां पे लेंथ के हिसाब से वहां पे व्यापारियों पे टैक्स लगता था। तो व्यापारी जब तक 39 स्टेट्स को पास करता था उसके ऊपर इतने टैक्स लग जाते थे कि कपड़े का रेट, क्लॉथ का रेट कई गुना उसको बढ़ाना पड़ता था। A merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 customs barriers and pay a custom duty to about 5% at each one of them. क्या बात किया यहाँ पे? A merchant traveling from Hamburg to Nuremberg, यहां से लेकर दोस्तों न्यूरमबर्ग तक जब वो जाता था तो क्या करना पड़ता था उसको? He have to pay 5% tax to each one of them to each territory। कितनी टेरिटरीज थी यहाँ पे? 39 टेरिटरीज थी और 11 जगह पे उसको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी और हर जगह पे अगर वो 5% टैक्स देगा तो आप अंदाजा लगा सकते हो, यू कैन गेस कि उसको कितना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। एंड फ्रेंड्स, द राइट टू वोट and to get elected was generated exclusively to property owning men। तो जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी थी उन्हीं लोगों को ये वोट का राइट मिला हुआ था। इसको फिनिश करने की भी जो डिमांड की वो लिबरल नेशनलिज्म की डिमांड रखने वाले लोगों ने की। Men without property and all women were excluded from political rights। और ये डिमांड की गई कि अब इस चीज को फिनिश किया जाए। Women and non-propertied men and women organized opposition movements demanding equal political rights। And friends, the abolition of state-imposed restrictions on the movement of goods and capital was also asked for। And friends, obstacles to economic exchanges and growth by the new commercial classes who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। तो क्या बताया गया है यहाँ पे? एक न्यू कमर्शियल क्लास इमर्ज हुई जो कि लिबरल नेशनलिज्म की डिमांड कर रही थी। उन्होंने क्या डिमांड की दोस्तों? उन्होंने डिमांड की अनहिंडर्ड मूवमेंट ऑफ गुड्स। क्या डिमांड की? अनहिंडर्ड मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, पीपल एंड कैपिटल, ताकि उन लोगों को जगह जगह पर रुककर टैक्स ना देना पड़े। उनको उनकी मूवमेंट के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, जो डिफरेंट स्टेट्स ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, उनके ऊपर उनको फ्रीडम मिले। और इसके अलावा दोस्तों, द यूनियन एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 to 2। तो यूनियन ने क्या किया? एबोलिश किया। किस चीज को एबोलिश किया? किस चीज को फिनिश किया? टैरिफ बैरियर्स। जो 39 स्टेट से जो आदमी जा रहा है उसको हर जगह पे टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन अब एक कानून बनाया गया कि जो करेंसी है उसको भी लिमिटेड कर दिया जाए। 30 टाइप की करेंसी जो थी अब सिर्फ 2 टाइप्स ऑफ करेंसी में कन्वर्ट होगी और जो टैरिफ बैरियर्स थे उनको भी रिड्यूस कर दिया गया। And friends, on the basis of what we have studied today, you have to give the answer of these questions। और वो questions कौन से हैं? What is the meaning of liberalism? You have to write this in the comment section।
which class was opposing the privileges of aristocracy? And third question is, a merchant traveling in 1833 from Hamburg to Nuremberg to sell his goods would have to pass through how many customs barrier? You have to write. And next question is, friend, which people were included in middle class? कौन कौन से लोग थे जो मिडिल क्लास में इंक्लूड थे? तो इन क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं कमेंट सेक्शन में.